हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़ गाइड के सेट नंबर 5 के साथ सेट नंबर 5 में जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन यह है, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वो धातु कौन है। तो भाई चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वो धातु कौन है। तो पहले आंसर डिसाइड कीजिए, ये चांदी है, चांदी। और चांदी का सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है हैलाइड के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का, यानी AgCl और AgBr, AgCl सिल्वर क्लोराइड और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है फोटोग्राफी के क्रम में, जो हैलाइड बनता है उसमें, उसको लिए AgCl और AgBr, यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। और ये खास करके कब, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो वो है फैट, यानी वसा, फैट। फैट से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए, तो फैट। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट आप बहुत ले रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं तो उससे भी फैट की बात होगी। लेकिन ये बहुत कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा तो थोड़ा सा फैट की बात होगी। लेकिन डायरेक्ट अगर फैट वाला आप सोर्स ले रहे हो तो दिक्कत होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जल्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगियों के लिए कोलेस्ट्रॉल का ही प्रॉब्लम हृदय रोग लाता है, तो इसमें फैट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सीसा संचायक, यहां संचायक का मतलब बैटरी, संचायक का मतलब बैटरी। तो बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन होता है, तो ये आंसर हो जाएगा H2SO4, H2SO4। यहां पर दिया है HCl, HNO3, H3COOH, तो यहां होगा H2SO4 जो बैटरी में यूज होगा। कौन सा एसिड यूज होगा, तो H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग, फ्यूरिक। यहाँ उससे कुछ खास नहीं, सबका नाम जान लीजिए। ये क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, ये क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये क्या हो गया, मिथोनोइक एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH, ये क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड। तो बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन होगा, H2SO4। निम्नांकित में किसमें कोबाल्ट होता है, क्लोरोफिल में, विटामिन सी में, हीमोग्लोबिन में, विटामिन B12 में। तो कोबाल्ट होगा विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट, विटामिन B12 में कोबाल्ट होगा। और B12 का केमिकल नाम हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का केमिकल नाम, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ये विटामिन B12 का केमिकल नाम। तो सिर्फ इसी का नहीं, जितना भी विटामिन है उसका केमिकल नाम भी साथ साथ आपको याद रखना है। अब हम लोग 5 नंबर, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है, तो पोषक तत्व में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स। तो ये सब के सब
मानव शरीर के लिए अति आवश्यक नहीं है। किसी एक को पूरी तरह से छोड़ करके मानव शरीर के मेटाबॉलिज्म को, मानव शरीर के ग्रोथ को नहीं चलाया जा सकता है, नहीं मेंटेन किया जा सकता है, इसके बॉडी रिपेयरिंग को नहीं मेंटेन किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सब के सब जो है आवश्यक है, इसलिए सी आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं मिनरल्स, खनिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम। तो इसमें हो जाएगा, इस जो दिया इसमें फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन होगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी? तो फ्लोरीन की। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। अगर इसका ऑर्डर कीजिए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ऑर्डर याद रखिएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पूछता है। तो ये आप फ्लोरीन की, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी? तो फ्लोरीन की। ये ऑर्डर याद रखना है। जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से गुजरती है तो इलेक्ट्रोड्स पर जमी मात्रा इनमें से किसके अनुपात में होगी? परमाणु वजन के, परमाणु संख्या के, विशिष्ट घनत्व के, समान वजन के। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से गुजरती है तो इलेक्ट्रोड्स पर जमी मात्रा इनमें से किसके अनुपात में होगी? ये आप देखोगे तो ये आंसर होगा समान वजन। समान वजन, क्या समान वजन? तो ये फैराडे का जो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके हिसाब से, तो इसमें होगा W1 बाई W2 बराबर E1 बटा E2, यानी W1 इज टू W2 इक्वल E1 इज टू E2। तो ये क्या है? यहाँ पर W1 क्या है? W1 हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रोड, मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस। एक मिनट फिर से रुकिए, हिंदी में बता दें। W1 हो गया मास ऑफ डिपॉजिटेड substance on first electrodes, first on first electrodes। तो मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस ऑन फर्स्ट इलेक्ट्रोड्स। इसी तरह से W2 हो जाएगा मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस ऑन सेकेंड इलेक्ट्रोड्स, और E1 हो जाएगा, E1 जो होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोड्स, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास फर्स्ट का, और E2 हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोड। तो यहां पर हो गया कि इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिट हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिट हुआ उसका मास हो गया W1,
सेकंड पर जो डिपॉजिट हुआ उसका मान हो गया W2, और इसका जो रेशियो होगा वो इसके फर्स्ट के इक्विवेलेंट मास और सेकंड के इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। ये फैराडे का सेकंड इलेक्ट्रोलाइट्स का सेकंड नियम है, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइट्स का ये सेकंड नियम होगा। और इसलिए ये समान वजन के पूछ रहा है क्या, विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से गुजरती है तो इलेक्ट्रोड्स पर जमी मात्रा किसके अनुपात में होगी, तो समान वजन। यह जो इक्विवेलेंट वेट की बात है उसके हिसाब से। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे फिर से अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए एक बार, फिर हम आपको बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन, विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से गुजरती है तो इलेक्ट्रोड्स पर जमी मात्रा यानी W1 और दूसरा इलेक्ट्रोड होगा तो उस पर W2, वो किसके बराबर होगी, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो ये यहां पर आप ध्यान दीजिए, W1 हमने बताया क्या होगा, W1 बाई W2, पहले ही बताया फिर से बता रहे हैं, E1 बाई E2। तो यहां हो गया ये डिपोजिटेड मास, डिपोजिटेड मास किसका डिपोजिटेड, जो सब्सटेंस डिपोजिट हुआ उसका मास किस पर, इलेक्ट्रोड पर, और ये दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो डिपोजिटेड है यानी जो जमा है, तो जमा हुआ इलेक्ट्रोड्स पर, पहले इलेक्ट्रोड्स पर जो जमा हुआ, दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो जमा हुआ वो हो गया ये पहला इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोड्स, और ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोड्स। तो ये तो इक्विवेलेंट मास के समान होता है। अब यहाँ इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है उसका मोलर मास और बटा में वैलेंसी ऑफ सब्सटेंस, वैलेंसी। तो इस तरह से इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। और ये फैराडे बताया कि दो इलेक्ट्रोड अगर है तो इलेक्ट्रोड फर्स्ट पर जो सब्सटेंस जमा हुआ उसकी द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड सेकंड पर जो सब्सटेंस जमा हुआ उसका द्रव्यमान का रेशियो, अनुपात बराबर होगा पहले इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट मास और दूसरे इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट मास के रेशियो का। तो W1 बाई W2, E1 बाई E2, तो इसीलिए ये डी आंसर होगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक के ऊपर एक रखी सीसा की दो प्लेट है शीशा का, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। अब इन प्लेट अगर रखा हुआ है तो इन प्लेटों के बीच अगर पानी का बूंद है तो इनको हटाने में आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, किसके कारण, तो जड़ता और दबाव तो कोई यहाँ पर बात नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पर ध्यान देना होगा। तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन है लिक्विड का ये एक टेंडेंसी जिससे अपने ऊपरी सरफेस को वो न्यूनतम करना चाहता है, ऊपरी सरफेस के क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहता है, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू मिनिमाइज द अपर सरफेस, तो एरिया ऑफ अपर सरफेस। तो इसको बोलते हैं, उसके कारण जो एक टेंस फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का होता है, विस्कोसिटी है किसी भी द्रव के बीच में जो लेयर होगा तो ऊपरी लेयर के गति का विरोध करता है निचले लेयर, और उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। और उसके कारण जो अपोजिट फोर्स लगता है उसके गति को रोकने के लिए उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। यहाँ जो है तो जब विस्कस फोर्स अगर हम करेंगे तो लिक्विड की बात है, यहाँ पर तो सिर्फ पानी है तो लिक्विड, तो विस्कस, यहाँ सरफेस टेंशन, तो ये ज़्यादा सुटेबल होगा किसके कारण आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, तो वो सरफेस टेंशन फोर्स के कारण। तो 8 का आंसर सी, 8 का आंसर सी होगा। और फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 9। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, इसका कारण क्या है, तो सीधे देखिए धुएं के कण पानी को हवा में निकाल देते हैं, धुएं में जल होता है, वायु में मौजूद जो जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा हो जाती है, धुआं के कण जो होता है वो जलवाष्प को जमा
होने के लिए जगह देगा, उस पर जमा हो जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कोहरा अधिक हो जाएगा। और आप जानते हैं कि उसी को हम लोग फिर धुआंसा भी कहते हैं, धुआंसा, तो मिस्ट कहते हैं उसको। तो सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है। इसका क्यों, कि इसका कारण क्या होगा, तो कारण जो सी में दिया, वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा हो जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम निम्न प्रकृति के पदार्थों से बनता है। तो एंजाइम क्या होता है, तो बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिज्म जो है, कोई भी क्रिया जो है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए जो भी लिक्विड जो सेक्रेट होता है डिफरेंट ग्लैंड से, उसको एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम निम्न प्रकार की पदार्थों से बनता है। तो एंजाइम किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है कि लिपिड से बनता है कि वसा से बनता है कि प्रोटीन से बनता है, तो एंजाइम प्रोटीन से, एंजाइम बनता है प्रोटीन से। एंजाइम किससे बना होता है, प्रोटीन से। और फिर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वनों का प्रबंधन को क्या कहते हैं, उसके वनों के प्रबंधन और रख रखाव से संबंधित स्टडी को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं, सिविकल्चर कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। तो वनों के प्रबंधन और रख रखाव के स्टडी को या उस ब्रांच को सिविकल्चर कहते हैं। तो आंसर आपका बी होगा। पिसीकल्चर क्या हुआ, तो फिशरी से, मैंने ये मत्स्य से हो गया। सेरिकल्चर क्या हुआ, रेशम से हो गया। एपीकल्चर क्या हो गया, मधुमक्खी पालन से हो गया। तो आंसर हमारा बी हो गया, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्न में से कौन सा क्रम तीन धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप से प्रदर्शित करता है। ये क्रियाशीलता के हिसाब से, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है उसके हिसाब से Ag, कॉपर, Fe, ये तीन ही को अलग अलग तरह से दिया हुआ है। Ag, कॉपर यानी सिल्वर, कॉपर और आयरन, सिल्वर, कॉपर और आयरन दिया हुआ है। और हम लोग को ये देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा यानी इनका ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर इनका क्या है, कौन होगा। तो पहले Ag दिया हुआ, CuFe, और इसमें आपको डिसाइड करना है क्रियाशीलता को सही रूप में दर्शाता है, यानी सबसे अधिक, फिर तो डी होगा। Fe यानी Fe का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कॉपर का होगा, उसके बाद सिल्वर का होगा। तो 12 का आंसर डी होगा, 12 का आंसर हमारा डी होगा। निम्न में से कौन सा क्रम तीन धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप से दर्शाता है, तो Fe की क्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा है और कॉपर की क्रियाशीलता सिल्वर से ज़्यादा है। और अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक क्रियाशीलता जो रिएक्टिविटी सीरीज आता है उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, तो सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, सबसे ऊपर पोटेशियम, जिसको के से डिनोट करते हैं, सबसे ऊपर पोटेशियम। और इस रिएक्टिविटी सीरीज, इस पूरा रिएक्टिविटी सीरीज पर आप ध्यान दीजिएगा। और इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे जो होगा, सबसे नीचे जो होगा वो आरम यानी गोल्ड होगा, Au होगा। तो सबसे अधिक रिएक्टिव जो होगा पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव जो होगा वो गोल्ड होगा। सबसे अधिक रिएक्टिव होगा पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव होगा गोल्ड। और पोटेशियम पोटेशियम का अगर लैटिन जिसे के से, तो कैलियम होता है, कैलियम, कैलियम, पोटेशियम को कैलियम टिनम, इसलिए के से डिनोट होता है। गोल्ड को अगर कहिए तो ऑरम, AuRum, ऑरम, इसलिए Au से डिनोट होता है। इसको मालूम है फेरम, कॉपर, Ag, Ag यानी एरेंटम, Ag यानी अर्जेंटम, अर्जेंटम, Ag अर्जेंटम, अर्जेंटम।
कौन सा क्रम तीन धातुओं के, तो ये रिएक्टिव सीरीज जो है ये आपको याद करना होगा। सबसे ऊपर है पोटेशियम, सबसे नीचे है गोल्ड, और बीच में जो आएगा तो Fe और कॉपर और Ag, यानी इन तीन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयरन और सबसे कम होगा सिल्वर। ब्लीचिंग पाउडर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ब्लीचिंग पाउडर आप जान रहे हो, किसी भी खासकर उसमें क्लोरीन होगा, और ब्लीचिंग पाउडर जैसे पानी उनी को साफ करने के लिए, तो इसमें आप जब देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ऑक्सीकारक पदार्थ अम्ल की क्रिया करके ऑक्सीजन देता है, यह रंग का अवकरण करके पदार्थों को रंगहीन, चूंकि देखिए इस ऑप्शन को हम सिर्फ इसलिए पकड़ रहे हैं कि ये रंगहीन करता है, ये पदार्थों को रंगहीन करता है। और कौन सा कथन सत्य है, एक ही बात इसमें एक ही चुनना है, तो 13 का आंसर आपका डी होगा। 13 का आंसर डी होगा, 13 का आंसर हम लोग का डी होगा। और ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फार्मूला CaOCl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर या केमिकल फार्मूला CaOCl2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा समीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है? रेडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, तो उसको रेडॉक्स बोला जाता है। ऐसे तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है अधिकांश रेडॉक्स तो होता ही है। तो इसमें है कि कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो आप इसको देखने के लिए तरीका जो होगा ऑक्सीजन का होगा कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन, तो कहीं जुड़ेगा तो कहीं से हटेगा ही। हाइड्रोजन का जुड़ना तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना तो ऑक्सीडेशन, उल्टा हो जाएगा ऑक्सीजन से। फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर जैसे निकालते हैं उससे भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो आपका आंसर भी है H2SCl2, इसमें S को इंडिपेंडेंट दिया है, और इस तरह से S इंडिपेंडेंट के रूप में नहीं रहेगा, और इसके हिसाब से आप 14 का आंसर बी कर सकते हैं। तो 14 का आंसर बी। उसमें एक चीज़ दिख रहा है कि वो इंडिपेंडेंट, ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से जब आप लीजिएगा तो फिर सी भी होगा, लेकिन ये चूंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं, ये रिएक्शन ही ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं होना चाहिए, और इसलिए बी। अब आप देखोगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्टील में कास्ट सोडा लोहे की अपेक्षा अधिक, स्टील में कास्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है। मैग्नेटाइट लोहे, देखिए तो इसमें सबका जो कार्बन की मात्रा है ना वही देख लीजिए, और उससे आप डिसाइड कीजिए कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो एक होता है पिग आयरन, इसको याद कीजिएगा, कभी कभी अलग अलग से होता है पिग आयरन। और पिग आयरन में कार्बन कितना होता है, ये कार्बन की मात्रा हम लिख रहे हैं, कार्बन। तो पिग आयरन में कार्बन हो जाता है आपका 4%। एक आपका होता है जिसे क्वेश्चन हमेशा रहता है वो कास्ट आयरन, ये इसमें पूछा भी है कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 3%। और हमारा पूछा स्टील में, और स्टील में कार्बन की जो मात्रा होगी, स्टील में जो कार्बन की मात्रा होगी वो वेरी करेगा 0.25 से 1.5%। यहाँ है स्टील में कास्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन, तो कास्ट आयरन ये हो गया, तो कास्ट आयरन में 3%, स्टील में मैक्सिमम 1.5% तक जाएगा,
तो ये कथन तो गलत है। तो 15 का आंसर आपका ए होगा, 15 का आंसर ए हो जाएगा। स्टील में कास्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है, ये गलत है। तो 15 का आंसर ए होगा। इसमें एक रॉट आयरन भी होता है, और रॉट आयरन में आपका जो कार्बन होता है वो 0.1% से 0.25%, 0.1% से 0.25%। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा, पिग आयरन में कार्बन की मात्रा, स्टील में कार्बन की मात्रा का रेंज, रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा का रेंज। तो ये कीजिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा वो आपका बन जाएगा। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? और सब देखो, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क का सही है। पीतल जो होता है जिंक और तांबे का मिश्र धातु है, एकदम सही है। फेरिक लवण फेरस लवणों की तुलना में लोहे की अधिक ऑक्सीकृत अवस्था है, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो फेरिक लवण जो होगा वो आप क्या होगा, फेरिक लवण जब करेंगे और फेरस लवण तो FeO2 करो, फेरिक लवण में हो जाएगा FeO2, फेरिक F2O3 और फेरस लवण करेंगे तो FeO। लोहे की अधिक ऑक्सीकृत अवस्था, फेरस लवणों की तुलना में लोहे की अधिक ऑक्सीकृत अवस्था है। ये क्वेश्चन है, वे कौन सत्य नहीं है? तो पहला तो सत्य नहीं है, लेकिन डी को भी आपको देखना है। तो डी में फेरस लवण की तुलना में लोहे की अधिक ऑक्सीकृत अवस्था है। फेरस लवण की तुलना में लोहे की अधिक ऑक्सीकृत अवस्था है, तो ये भी सही, ये तो सही ही है। फेरस लवण की तुलना में अधिक ऑक्सीकृत अवस्था है। यहाँ पर अगर ऐसे ही देख लीजिए तो ए गो आयरन के साथ एगो ऑक्सीजन, यहाँ 2 गो के साथ 3 गो ऑक्सीजन, तो ज़्यादा ऑक्सीकृत तो है ही ना, तो ये भी ठीक है, ये भी सही है। ये हो गया पीतल, तो पीतल यानी ब्रास, तो ब्रास बनेगा कैसे भाई? तो कॉपर और जिंक से, तो ये भी सही है, ये एलॉय है। और इसमें आप कितना परसेंट होता है? ये मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, ये भी सही है। स्टील में कास्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है, ये गलत है। स्टील में कास्ट लोहे की तुलना में कम कार्बन होता है, इसलिए आंसर ए होगा। आंसर इसमें ए होगा, आंसर हमारा ए होगा, आंसर ए। और ये सब जो है ये सही है, और इसमें पूछ रहा है जो सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। अब आप आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? SO2 में सल्फर की वैलेंसी 6 है, ये हम लोग को अभी चुनना है। SO2 में सल्फर की वैलेंसी 6 है, कौन सत्य नहीं है? तो भाई ये तो गलत है। SO2 में सल्फर की वैलेंसी क्या होगी? तो आप इसको ऑक्सीजन का कितना होता है, तो मान लो कि सल्फर का निकालना है, X कर लो, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकल जाएगा। -2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। होल क्या होगा? 0 होगा, ऐसे भी कुछ नहीं है तो 0 होगा चाहे, तो X बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी इसमें वैलेंसी जो होगी वो 4 होगी, न कि 6 होगी। तो कौन कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो ये भी सत्य नहीं है, ये गलत है। यानी ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4, ये 4 होगा तब सत्य होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखिए दूसरा, सोडियम अणु के सबसे बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम Na11, तो 2 8 है 1, तो भाई ये तो सबसे बाहरी में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये आपका सही है। एक ही अणु के आइसोटोप की संख्या समान होती है। देखो बाबू, ये थोड़ा सा लाइन का लैंग्वेज, ये देखो लिखना कुछ चाह रहा है लोग, यहाँ पर लिखा गया है कुछ और। एक ही अणु के आइसोटोप की संख्या समान होती है, ऐसा नहीं है।
यहां लिखेंगे एक तत्व के आइसोटोप्स एक तत्व के समस्थानिक, एक तत्व के समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स की परमाणु संख्या समान होती है। तो ये लाइन ये होना चाहिए, और ये आप समझ लीजिए ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये है ये ऑप्शन, एक तत्व के समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। तो चलो ये इस आधार पर अगर हम इसी को ये इस रूप में पढ़ रहे हैं तो ये भी सही है। क्लोरीन के अणु में इलेक्ट्रोवैलेंट ब्रांड नहीं बॉन्ड होता है। तो क्लोरीन के अणु में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, क्लोरीन के अणु में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्लोरीन के अणु में कोवैलेंट बॉन्ड होगा, न कि इलेक्ट्रोवैलेंट। वो एक दूसरे को देता नहीं है। Cl2 में एक ही अणु है तो भाई इलेक्ट्रोवैलेंट कैसे होगा, दोनों का नेचर तो एक है, कौन किसको दे देगा। तो ये कोवैलेंट होगा, तो ये भी इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं होगा, यहाँ कोवैलेंट होगा, तो ये गलत है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात है। SO2 में सल्फर की वैलेंसी 6, ये गलत है, यहाँ 4 होगा। तो हमारा तो कौन कथन सत्य नहीं है, यही चुनना है ना, तो ए हम चुन लेते। ए सही नहीं है। अब बी है, सोडियम के अणु में सबसे बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। सी भी इसको ऐसे कर लेते, ये भी सही है। अब क्लोरीन के अणु में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसको अगर हम कोवैलेंट लिख दें, कोवैलेंट बॉन्ड लिख दें, तो ये सही होगा। अगर कोवैलेंट बॉन्ड लिख दें तब सही हो जाएगा, और नहीं तो अगर कोवैलेंट लिख दें तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तब फिर गलत क्या होगा, ए। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। SO2 में सल्फर की वैलेंसी 6, तो चलिए ये 6 नहीं होगा, 4 होगा, इसलिए ये हमारा आंसर ए होगा। आंसर ए डिसाइड कर लिया। अब लेकिन ये तीनों ऑप्शन को थोड़ा सुधारना। सोडियम के अणु में सबसे बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है। एक अणु के आइसोटोप की संख्या समान होती है, इसको ऐसे पढ़िए, एक तत्व के समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, ऐसे पढ़िए। क्लोरीन के अणु में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसको पढ़िए, क्लोरीन के अणु में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये भी मेरा सही है। तो गलत क्या है, ए। इसमें दो ऑप्शन को थोड़ा सुधार के पढ़िएगा। सी को पढ़िएगा, एक तत्व के समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। डी को पढ़िएगा, क्लोरीन के अणु में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो फिर हमारा ए जो है वो असत्य है, ए जो है गलत है, क्योंकि वैलेंसी SO2 में एस की वैलेंसी 6 दी गई है, SO2 में एस की वैलेंसी 4 होगी। चलिए निम्नांकित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसमें तांबा है, लोहा है, ग्लिसरीन है, पानी है। आप जानते हैं सामान्य जो पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, पानी की होती है। तो 17 का आंसर डी होगा, पानी। अब है विशिष्ट ऊष्मा कहते किसको है, विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं, इस पर थोड़ी सी बात। स्पेसिफिक हीट, किसी भी पदार्थ के
इकाई द्रव्यमान का ताप, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा ऊर्जा चाहिए, उस रिक्वायर्ड हीट एनर्जी के मात्रा को उसका क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट क्या है? रिक्वायर्ड हीट एनर्जी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रेफर्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। अब स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा? तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट होगा जूल पर केजी पर डिग्री सी, या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सी, या आप कह सकते हैं इसी को लिख दीजिए, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जूल इनवर्स और डिग्री सी इनवर्स, ऐसे भी लिखा रहेगा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विशिष्ट ऊष्मा का इसमें कौन यूनिट है, कौन मात्रक है, तो इस रूप से आप बताइएगा। या सीजीएस में आइएगा तो जूल के जगह पर कैलोरी ले लीजिए और केजी के जगह पर ग्राम, 1 ग्राम डिग्री सी, तो ये भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक हीट, और पानी का सबसे ज़्यादा इसमें स्पेसिफिक हीट किसका है? विशिष्ट ऊष्मा किसका है? पानी का। और पानी का विशिष्ट ऊष्मा होता है 4200 जूल, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 केजी पानी का तापमान जितना है उससे 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए 4200 जूल हीट एनर्जी चाहिए। तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सी, ये पानी का विशिष्ट ऊष्मा हुआ। स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंग क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा, पहले तो अनुप्रस्थ होगा ही, अनुप्रस्थ होगा कि अनुदैर्ध्य होगा, ट्रांसवर्स होगा कि लॉन्गिट्यूडनल होगा, ये क्वेश्चन है। और उसमें भी है अनुप्रस्थ प्रगामी और अनुप्रस्थ अप्रगामी और अनुदैर्ध्य प्रगामी और अनुदैर्ध्य अप्रगामी। तो स्थिर जल में जब पत्थर आप गिराते हो तो क्या होगा? तो पहले तो अनुप्रस्थ होगा, अनुप्रस्थ यानी अनुप्रस्थ तरंग। स्थिर जल में पत्थर गिराने पर कौन सा तरंग होगा? तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। और अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। तो जल में कौन होगा? अनुप्रस्थ होगा, ठीक है। और ऐसे तरंग को हम लोग मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल में भी बांटते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। जिसके लिए मीडियम हो की जरूरत हो मैकेनिकल, जिसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है नॉन मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में कुछ मैकेनिकल जो होगा ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। लेकिन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ट्रांसवर्स होगा। खैर, तो स्थिर जल में पत्थर गिराने पर कौन सा होगा? तो अनुप्रस्थ होगा, यानी ट्रांसवर्स होगा। ये तो डिसाइड हो गया। लेकिन ट्रांसवर्स में भी प्रगामी भी है, अप्रगामी भी है। तो प्रगामी क्या है कि उसमें हमेशा हर स्टेज पर उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बराबर होगा। तो ये पानी में एम्पलीट्यूड बराबर ही होगा, इसलिए ये पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंगे क्या होंगी? अनुप्रस्थ प्रगामी होंगी, अनुप्रस्थ प्रगामी। तो पानी में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स होगा, यानी अनुप्रस्थ प्रगामी। तो 18 का आंसर ए।
अब आइए 19 नंबर, बहुत से छोटा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है जबकि वस्तु की स्थिति कहाँ होती है। इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। लेंस कैसा है? उत्तल लेंस। कैसा बनना है? वस्तु से छोटा, रियल, इन्वर्टेड। वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। आप यहां पर कन्वर्ज करता है तो यहाँ क्या होगा? f होता है तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? f। यहां तक हम डिस्टेंस से ही देख रहे हैं। फिर इतना ही बड़ा डिस्टेंस इधर आइएगा तो क्या होगा? 2f डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा। यानी कहाँ से लेते हैं? c से, जो भी मेजर होता है c से 2f हो जाएगा। यहाँ भी आइएगा कन्वर्स में तो f उतना ही दूरी, इसको डैश करके दिखाते हैं, मैंने डिस्टेंस को हम दिखा रहे हैं, वो पॉइंट को नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ से आइएगा क्योंकि उसी में आपका पूछा है, तो ये 2f हो गया। अब है इतना ही दूरी और चले जाइए तो वो अनंत हो जाएगा। तो जब अनंत पर रहेगा, इन्फिनिटी पर रहेगा, अनंत पर रहेगा, तो कहाँ बनेगा? f पर बनता है। और बहुत छोटा होता है, अनंत पर रहेगा तो f पे बनेगा। और बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा। अब अनंत और 2f के बीच में रहेगा, अनंत और 2f के बीच में रहेगा तो f और 2f के बीच में बनेगा। f और 2f के बीच में रहेगा, यानी हम सिंगल लाइन अनंत पर रहा तो f पर, अनंत और 2f के बीच में तो f और 2f के बीच में। और जब 2f पर रहेगा 3 लाइन तो 2f पे बनेगा, वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। यहाँ क्या है? वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। वस्तु से छोटा तो यहाँ तो आगे बराबर हो गया ना, ये बराबर वाला कंडीशन। तो बराबर कब? जब 2f पर है तब बराबर हो रहा है, उसके पहले ही तो छोटा होगा। अनंत पर रहेगा तो बहुत छोटा होगा। और कहाँ बनेगा? f पर। और जब अनंत और 2f के बीच रहेगा तो छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ये कहाँ होगा? अनंत और 2f के बीच। अनंत भी रहता तो हो सकता था, लेकिन अनंत तो है नहीं, तो अनंत तथा 2f के बीच। तो आंसर ए होगा, आंसर इसका ए होगा। जब उत्तल लेंस के केस में जब वस्तु हमेशा बाएं रखा जाता है, ये सब तो आप जानते ही हैं लेंस प्रॉपर्टी। तो भाई उत्तल लेंस के केस में जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब दूसरे तरफ f पर बनेगा, यानी कैपिटल F से, ये डिस्टेंस दिखाया है f, ठीक है, f दूरी पर बनेगा। और बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और अनंत और 2f के बीच में रहेगा तो इधर f और 2f के बीच में बनेगा। वास्तविक होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा। तो छोटा, वास्तविक, उल्टा, तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। 2f पर बनेगा तो बराबर होगा। लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा f के बीच यहां रखिएगा, तो यहां रखिएगा तो फिर इधर ही बन जाएगा। f और 2f के बीच में भी रखिएगा, f और 2f के बीच में रखिएगा, तो f और 2f के बीच तो नहीं बोला जाता है, 2f और या फिर f और 2f के बीच में भी रखते हैं आप, तो यहाँ f 2f रखिएगा, 2f यहाँ रखिएगा तो फिर यहाँ बनेगा। तो ये बस, और वो फिर बड़ा होते जाएगा, इसके बाद बड़ा होते जाएगा। सबसे ये कटेगा कैसे कि इसके बाद बड़ा के बाद बड़ा होते जाएगा, फिर इधर आएगा तो फिर छोटा होगा। तो यहाँ पर इस स्थिति के हिसाब से ए होगा कि जब वस्तु
अनंत तथा 2f के बीच में होगा तो वो f और 2f के वो कहाँ बनेगा, तो छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। कहाँ बनेगा ये भी मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ बनेगा। 2f पर रखिएगा तो इस 2f पर बनेगा और बराबर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य को सबसे पहले किसने बताया था, तो न्यूटन। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसको सबसे पहले बताने वाले न्यूटन, और उसी पर जाकर के स्पेक्ट्रम की बात हुई। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसको सबसे पहले बताने वाले हुए न्यूटन। तो 20 का आंसर बी, 20 का आंसर हम लोग का बी होगा। और फिर हम लोग आए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अठारह ईस्वी का विद्रोह 10 मई को सबसे पहले कहां पर भड़क उठा, तो ये मेरठ। सबसे पहले कहां पर, तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से, तो बोला था मेरठ से। कब, तो 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत कहां से, मेरठ से। ठीक है, लेकिन इसके पहले इससे संबंधित जो पहली घटना है वो कहाँ, बैरकपुर, मार्च 1857 में बैरकपुर में। मंगल पांडे वाली घटना कहाँ, बैरकपुर में। मंगल पांडे ने जो अपने ऑफिसर को गोली मारा था वो घटना कहाँ, और मार्च 1857। लेकिन ये विद्रोह की शुरुआत कब से, तो मेरठ से 10 मई 1857, जहाँ से सीरीज के रूप में वहाँ से घटना आगे बढ़ने लगी। तो विद्रोह की शुरुआत 10 मई को, और उससे संबंधित पहली घटना अगर पूछेगा तो बैरकपुर की घटना बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे। हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो भाई रावी नदी सर, तो ये रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी। ये है कहाँ, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इसकी खुदाई कब हुई, 1921 में। किसके नेतृत्व में, तो डी.आर. साहनी। और दूसरा जो इस सभ्यता का स्थल है वो मोहनजोदड़ो। तो ये किस, सिंध नदी, किस प्रांत में, सिंध प्रांत में। और इसके जो इसके एक्सकावेशन को, इसकी खुदाई का नेतृत्व किसके हाथ में, तो देखिएगा आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। और ये 1921 और ये 1922। तो संयोग से ये डी.आर. साहनी है, ये आर.डी. बनर्जी है। पहले डी.आर. साहनी 21 और आर.डी. बनर्जी 22। तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो जो सेकंड साइट हुआ वो कहाँ पर, तो सिंध नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, देखिए आरंभिक बौद्ध साहित्य कहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आरंभिक बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में। बाद में बौद्ध साहित्य अन्य भाषाओं में भी लिखे गए हैं, ऐसा नहीं। तो पाली साहित्य, बौद्ध साहित्य को पाली साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि आरंभिक अधिकांश बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया है, पाली साहित्य में। और अधिकांश जैन साहित्य किस में लिखा गया, प्राकृत साहित्य में। इसलिए और बोला जाता है कि पाली साहित्यों में ऐसा कहा गया, तो ये मोटा मोटी माना जाता है कि बौद्ध साहित्यों में। और कहा जाता है प्राकृत साहित्यों में ये कहा गया है, तो जैन साहित्य को माना जाता है। तो बौद्ध साहित्य, अधिकांश बौद्ध साहित्य की भाषा क्या है, तो पाली। तो आंसर आपका बी। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, म्यूनिक, शिकागो, हेग। तो ये जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल
लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है? जेनेवा में। ये आंसर जेनेवा हुआ। और जेनेवा कहाँ है? जो एरो खींचा गया है, जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जर। अब क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये हम लोगों ने देखा। और फिर क्वेश्चन हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसको इरेज करें। दस दिसंबर मनाया जाता है किस रूप में? विश्व रेड क्रॉस दिवस, मानवाधिकार दिवस, विश्वास दिवस, तो मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भी डे आपने याद रखिएगा, वो बहुत कुछ याद करने का चीज़ है। तो 10 दिसंबर मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। और फिर कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? ये क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत बार पूछता है, ये इल्तुतमिश। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात करनी है, अगर कुतुब मीनार बनाने का शुरुआत कौन किया था, या उसकी शुरुआत कौन किया था बनवाने का, तो कुतुब मीनार बनवाने का काम शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे वो सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का पहला या पूरे दिल्ली सल्तनत का पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया, लेकिन वो पूरा नहीं करा पाया, पूरा कराया इल्तुतमिश। एक चीज़ और, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार किसकी याद में? वो अपने नाम पर नहीं बनाया है, वो एक सूफी संत जो इसके गुरु थे या जिससे ये प्रभावित था, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी के आदर में ये टावर बनाया था, बनवाने का काम शुरू किया था। जो उसका सक्सेसर, उसका उत्तराधिकारी जो उसके बाद आया इल्तुतमिश, उसको पूरा कराया। उसमें अलाउद्दीन खिलजी भी उस प्रमाइज में एक एंट्रेंस गेट बनवाया जिसको अलई दरवाज़ा कहा जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के समय उसमें रिपेयर हुआ, जिसके ऊपरी टॉप मंजिल जो थी वो बिजली गिरने से टूट चुकी थी, तो उस पर फिर वो रिपेयर कराया और एक मंजिल की जगह पर वो छोटा छोटा 2 मंजिलों को बनवाया ऊपर में, टॉप फ्लोर की जगह पर। तो इससे रिलेटेड 3 आदमी का नाम आप मोटा याद रखोगे, 4 का याद रखोगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जो पूरा कराया, अलाउद्दीन खिलजी जो अलाई दरवाज़ा उसमें बनवाया, और फिरोज शाह तुगलक जो बिजली गिरने से कुतुब मीनार जो क्षति हुआ था उसको फिर से वो रिपेयर कराया। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नारद मुनि है, भरत मुनि है, तो ये याद रखें भरत मुनि। संगीत, शास्त्रीय संगीत के प्रमुख स्रोत जो है नाट्य शास्त्र, उसके राइटर हैं भरत मुनि। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि वह पूर्ण रूप से अहिंसावादी था। उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया। उसने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया। उसने सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की बागडोर संभाली थी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, अहिंसावादी था, पूर्ण रूप से अहिंसावादी था और इसलिए सबसे श्रेष्ठ था, और ये पूर्ण ऐसा भी बहुत सही नहीं है। उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों को, बहुत जगह आंसर ये भी दिया जाएगा, लेकिन देखिए इसमें आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद युद्ध करने की मंशा छोड़ देना या फिर साम्राज्य विस्तार की मंशा छोड़ देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जीत के बाद जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो साम्राज्य का विस्तार चाहता है, साम्राज्य विस्तारित तो हो रहा है, जिसके पास ऑप्शन है, और वो फिर छोड़ देता है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। उसने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था, तो महान सम्राटों में इसलिए भी इसकी गणना होगी।
और नैतिकता के उच्चतम आदर्श। तो देखिए नैतिकता का मापदंड और उसका उच्चतम आदर्श का मापदंड नहीं दिया जा सकता है, ऐसे नैतिकता का भी वो पालन किया बाद में, लेकिन पूरा लाइफ तो नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग चीज है कि युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया, इसलिए ये कुछ सम्राटों में श्रेष्ठ माना जाएगा। और बहुत सा श्रेष्ठता की उसकी बात है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा था, वो भी है, उसने बहुत वेलफेयर का काम किया, वो भी है। लेकिन इसमें से अगर चुनना है तो सी चुनिए। अब इसमें ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, 3x² - 7x - 5 के मूलों का रूट का योग। तो रूट का योग आप जानते हैं, रूट का योग किससे निकला, -b/a, -b/a, -b/a बीच में आ गया तो देख लीजिए, -b/a। तो b के जगह पर क्या है, -7 है, तो -7 यहाँ पुट हो गया, और a के जगह पर क्या 3 है, तो 7/3 हो जाएगा, 7/3 है तो सी। तो 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथ्स का है। 30 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का है। यदि किसी वृत्त का अर्ध व्यास इतना सेंटीमीटर तथा जीवा इतना सेंटीमीटर हो, तो देखो हम लोग थोड़ा सा निकलते हैं मैथ्स का, ऐसा बन जाए, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन बीच में आया है। ऐसे तो पहले मैथ्स एक साइड में रहता था, तो इसको हम लोग करके जीएस का ही क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे वृत्त का अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर, तथा जीवा ए बी का मान 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जो आपका होगा वो, तो केंद्र से दूरी आपका मांग रहा है, केंद्र से दूरी कितना होगा ये आपको निकालना है, तो निकल जाएगा। ये आपको दिया ही है, कॉर्ड रेडियस दिया ही है, ये दिया ही है, यहाँ से जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसके बाद ये निकाल लीजिए, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 31, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग। अब आइए, ये चूंकि जालियांवाला बाग नरसंहार प्रसिद्ध है ये है, और जालियांवाला बाग के बारे में आप जान ही रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेन, डॉन जुआन, थॉमस हार्डी, क्राउन ऑफ वाइल्ड अलाइव, जॉन रस्किन। इसमें से कौन सा जो पुस्तक है उसके राइटर के साथ वो सुमेलित नहीं है, ये हम लोग को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 32, डॉन जुआन जो पुस्तक के लेखक हैं वो थॉमस हार्डी नहीं है, और इनका नाम है जॉर्ज गार्डन वैनर, जॉर्ज गार्डन वैनर, यानी सी में, सी जो है ये सुमेलित नहीं है, और यहाँ पर सही जो नाम है वो आपका है जॉर्ज गार्डन वैनर, जॉर्ज गार्डन वैनर। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस, क्राउन ऑफ वाइल्ड अलाइव, जॉन रस्किन। और मानव ने सुव्यवस्थित जीवन कब से शुरू किया, तो नवपाषाण युग, तो सी। मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ कब किया, तो देखिए पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। नवपाषाण में आग की भी बात हो गई, नवपाषाण में बाद में चक्का का भी
मतलब कि पहिया का भी आविष्कार हुआ। नौपाषाण में लोग कहीं कहीं कृषि कार्य से भी परिचित हो गए। तो मानव ने सुव्यवस्थित जीवन और पाषाण से पत्थर से बनने वाले जो परिष्कृत हथियार या औजार भी बनने लगा। तो सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लौह युग। तो लौह युग तो बाद में, लौह युग अलग अलग जगह पर अलग अलग काल में रहा है। तो सुव्यवस्थित जीवन की शुरुआत अगर कहा जाए इन तीनों में से तो नौपाषाण युग से। और उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है, युगल समाधान मिले हैं, यानी एक साथ, युगल यानी कपल, एक साथ दो बॉडी दफनाया हुआ मिला है, और वो भी युगल कपल का मतलब एक मेल और एक फीमेल का, एक स्त्री और पुरुष का मिला है, वो भी हड़प्पा सभ्यता के साइड से, वो है लोथल से। और इसलिए कहीं कहीं इतिहासकार ये बोलते हैं कि हड़प्पा में सती प्रथा था, लेकिन ये फैक्ट, ये तथ्य स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर सती प्रथा रहता तो और भी जगहों से इस तरह के प्रमाण मिलते, लेकिन और जगहों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो युगल समाधान का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से है? तो लोथल से। लोथल कहाँ? गुजरात में। लोथल कहाँ? गुजरात में। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता का ये जो साइट था लोथल, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ की सी रूट से बाहर के साथ इसका व्यापार यहाँ से होता था, ये पोर्ट था, इसका बंदरगाह था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे। सिकंदर की सेना ने किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? ब्यास, रावी, झेलम, सतलज। सिकंदर की सेना किस नदी से आगे बढ़ने से अपने को मना कर दिया था? ये क्वेश्चन। तो ब्यास, रावी, झेलम, तो ब्यास नदी। सिकंदर की सेना किस नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी। अब हम लोग, क्योंकि इसमें कोई खास डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है, फिर सिकंदर पे बोलना पड़ेगा। अब आप देखिएगा 36, मिहिर कुल कौन था? शक शासक था, सातवाहन था, कुषाण था, हुण था। मिहिर कुल हुण शासक था, यानी हुण आक्रमणकारी था ऐसा कहिए। और हुण कहाँ से? मध्य एशिया। मध्य एशिया से जो आक्रमणकारी, एक आक्रमणकारियों में एक नाम हुण आक्रमणकारी का है, हुणों का। और मिहिर कुल हुणों का नेता था, हुणों का शासक था। शक आप जान रहे हैं, ये भी बाहर से। तो शक, कुषाण, शक कहाँ से आए? तो शकों के बारे में, ये भी मध्य एशिया से आए थे। कुषाण तो चाइना से आए। सातवाहन साउथ का डायनेस्टी है। तो मिहिर कुल और ये जो हुण हुए, ये खास करके गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए सबसे उत्तरदायी जो वंश रहा वो हुण वंश रहा। सबसे उत्तरदायी जो वंश रहा वो हुण वंश रहा। अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन के लिए आएंगे। रजिया बेगम शासिका थी। रजिया बेगम किस वंश की थी? रजिया बेगम किस वंश की थी? तो आप जानते हो, गुलाम वंश की। रजिया बेगम किस वंश की थी? तो रजिया बेगम गुलाम वंश की। आप जानते हो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश हुआ, इल्तुतमिश के बाद रजिया। खैर, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम बख्श भी आया था, जिसको लाख बख्श कहते हैं, कुछ दिन के लिए। उसके बाद इल्तुतमिश उसको रिप्लेस करके फिर रुकनुद्दीन फिरोज हुआ, फिर जाकर के रजिया। तो रजिया किस वंश की? गुलाम वंश की। रजिया बेगम किस वंश की शासिका थी? गुलाम वंश की। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। संकेत मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इब्राहिम लोदी ने। तो ये सी होगा, 38 का सी होगा। संकेत मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया? एमबीटी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यहाँ पर बहुत चीज देखिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही प्रसिद्ध शासक लिए, प्रसिद्ध मैंने बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन इसके समय की बहुत सी घटनाएं हैं। ये बहुत विद्वान था, बहुत क्षेत्र का ये स्कॉलर था, लेकिन इसकी बहुत सी योजनाएं जो हैं, लगभग सभी इसकी प्रमुख योजनाएं फ्लॉप रही हैं। इसके समय भी, पहले भी और इसके समय भी चांदी का स्कार्सिटी हो गया था। इसलिए सिक्का ढालने के लिए चांदी नहीं था। पहले जो रियल मुद्रा होता था, यानी मुद्रा पर जितना अंकित होता था उतना का वो वैल्यू धारण करता था। जैसे मान लो कि जितना अंकित है, 10 रुपये अंकित है, तो 10 रुपया का धातु उसमें है। अगर आप उसको
गला करके बेचोगे तो मार्केट में 10 रुपये, इस तरह का। तो चांदी की स्कार्सिटी हो गई, और मार्केट चलाने के लिए भाई, मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए, लिक्विडिटी को स्प्रेड करने के लिए, मार्केट को मोबिलाइज करने के लिए, मार्केट को चलाने, ये सोचा तो बहुत दूर का चीज़ था। जैसे आज हम लोग का प्रॉमिसिंग नोट चलता है, नोट पर लिखा था धारक को मैं इतना देने का वादा करता हूँ, ना तो 2000 रुपये के नोट में कुछ रहता है, अगर उसको फाड़ के निकालोगे तो कुछ नहीं निकलेगा, 200 में भी नहीं निकलेगा। लेकिन चूंकि आरबीआई ये प्रॉमिस करता है कि आप इसको ले जाओ, इसका 2000 मूल्य है, तो ये इस तरह की सोच उस समय एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक किया कि हम इंफीरियर मेटल का क्वाइन चलाएंगे और उसका वैल्यू रहेगा। लेकिन उसका डुप्लीकेशन बहुत हुआ और इसका ये भी प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी राजधानी भी बदला दिल्ली से दौलताबाद, तो ये मोहम्मद बिन सांकेतिक मुद्रा चलाने का काम किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 39। संघ पवित्र संघ, संघ किससे जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म से। संघ किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, बौद्ध संघ, यानी बुद्धिस्टों का जो एसोसिएशन हुआ उसको संघ कहेंगे। तो बौद्ध संघ पवित्र स्थल है या पवित्र ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? बौद्धों का। और फिर हम लोग आएंगे 40 नंबर क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी? तो फारसी, पर्शियन भाषा। और पर्शियन भाषा मुगलों के लिए ऑफिशियल भाषा, मुगलों के काल में ऑफिशियल भाषा क्या था? पर्शियन भाषा। मुगलों के काल में ऑफिशियल भाषा क्या था? पर्शियन। और भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन हम लोग का है। ये क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का सार्वजनिक निर्माण विभाग का, जैसे पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट करके, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। आप जानो लॉर्ड डलहौजी के काल में बहुत हुआ, पोस्टल हुआ, लॉर्ड डलहौजी के काल में रेल हुआ, और ये जो PWD जैसे हम लोग बोलते हैं, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, यानी निर्माण के लिए, अब तो ये लॉर्ड डलहौजी। तो कंस्ट्रक्शन काम के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने का काम किसने किया था? सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी भारतीय इतिहास में जाना जाता है मुख्य रूप से अपने हड़प नीति के कारण, और बहुत से देशी रियासतों को हड़पा, और कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर रहा 1857 के विद्रोह के लिए। अब 42 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो देखो भाई, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन किया था और हर्यक वंशीय शासक उदयन किया था, और वही इसको अपनी राजधानी बनाया, इसलिए 42 का आंसर डी हो जाएगा। 42 का आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं, उसमें उदयन हो जाएगा, हर्यक वंशीय शासक उदयन। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी कौन बनाया? और पाटलिपुत्र का नाम पहले क्या था? तो पाटलिपुत्र का नाम, वो तो राजगीर का नाम बिंबिसारपुरी था, पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर भी था, पुष्पपुर भी था, और बाद में इसका नाम आपको अजीमाबाद भी हुआ। तो उस समय जब स्थापना हुआ था मगध के समय, तो पाटलिपुत्र को पुष्पपुर भी कहते हैं, पुष्पपुर या कुसुमपुर। और इसकी स्थापना कौन किया? उदयन। मगध शासक मगध के हर्यक वंश का शासक, हर्यक वंश का शासक उदयन, पुष्पपुर या कुसुमपुर शहर स्थापित किया। तो और फिर वो अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसमें डी आंसर होगा। गेहूं उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है? गेहूं के लिए ना तो ज़्यादा ठंडा चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्मी चाहिए, और ना तो बहुत पानी चाहिए, ना कम पानी चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश होता है, लेकिन सबसे सुटेबल जो इसमें होगा
तो शीतोष्ण जलवायु समशीतोष्ण जलवायु वाला प्रदेश सबसे सूटेबल होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह नहीं होता है, लेकिन सबसे सूटेबल जो इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन देने वाला होगा वो डी होगा, समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश। और आप जान रहे हो समशीतोष्ण यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के ऊपर खास करके इस तरह की जलवायु मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे जगह पर भी कुछ लोकल फैक्टर के साथ ऐसी जलवायु और कंडीशन उपलब्ध रहेगा। तो गेहूं के लिए ना तो ज़्यादा वर्षा चाहिए, ना तो ज़्यादा पानी चाहिए, ना कम पानी चाहिए, ना बहुत टेम्परेचर चाहिए, ना बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। इसलिए समशीतोष्ण यानी टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन कंडीशन इसको चाहिए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई वेदरिंग क्या होता है? क्षय होना। वेदरिंग होता है क्षय होना। तो ये मैकेनिकल वेदरिंग अब आप उतार रहे, एक होता है कि नेचुरल वेदरिंग। तो नेचुरल वेदरिंग जैसे रॉक का क्षय होता है, चट्टान का क्षय होता है, तो इसको नेचुरल वेदरिंग कहते हैं। और वेदरिंग के जो एजेंट्स होंगे वो चाहे आपका तापमान हो सकता है, विंड हो सकता है, तो वेदरिंग स्लो प्रोसेस है। तो ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को यांत्रिक वेदरिंग कहेंगे, और इसलिए आंसर आपका ए होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। संघीय राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। और अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? तो भारत में इसमें जो माउंट एवरेस्ट तो नहीं, कंचनजंगा। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर। यदि फरवरी 1900 की 1 तारीख को गुरुवार हो तो उसी वर्ष की मार्च की 1 तारीख को, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। इसमें कुछ नहीं है, वहाँ से वहाँ तक के दिन को निकाल लीजिए, 7 से भागा दीजिए, रिमाइंडर बचता है तो आगे बढ़िए, मैंने आगे वाला दिन होगा। जैसे 1900 की 1 तारीख को गुरु, ये फरवरी का, तो फरवरी उसमें 29 दिन का हो जाएगा। 1900 ईस्वी दिया हुआ तो फरवरी वहाँ पर क्या हो जाएगा? 29 दिन का हो गया। 1 फरवरी का बात है, तो 1 फरवरी का बात है, तो फरवरी में आपका 28 दिन बच गया। निकालना आपका 1 मार्च का है, तो 29, और 29 में 7 से भागा दीजिएगा, 7 चौक 28, 1 बच जाएगा, तो इसलिए शुक्रवार हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए। 48 भी मैथ्स का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। अब आइए, निम्न में से किस कृषि जोत की भारत में बृहत्तम प्रतिशतता है? प्रांतीय जोत, क्षुद्र जोत, बृहद जोत, मध्यम जोत। तो यहाँ पर किस तरह का जोत भारत में सबसे ज़्यादा होगा? तो देखिए, भारत में अब मध्यम जोत भी नहीं रहा, यहाँ बहुत डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बंटवारा के कारण यहाँ क्षुद्र यानी छोटा जोत हो गया। यहाँ पर कृषि जोत की भारत में ज़्यादा प्रतिशतता किसकी है? छोटे जोत की है, तो बी हो जाएगा। और फिर हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर? सबसे पहला फर्टिलाइजर के लिए संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सिंदरी में, जो अभी झारखंड में होगा। सिंदरी में सबसे पहला केमिकल फर्टिलाइजर का सबसे पहला प्लांट कहाँ बना था? तो सिंदरी में। कहाँ स्थापित हुआ था? सिंदरी में, जो अभी झारखंड में है। पहले बिहार में, तो सबसे पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ पर? सिंदरी में। अब देखिएगा, भूमि में चारों ओर बंद कौन सा राज्य है? यानी लैंडलॉक्ड जो राज्य होगा, लैंडलॉक्ड है, जो
भूमि से चारों ओर से बंद है, कहीं उसका तट नहीं है। गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो बिहार का कहीं तट नहीं बनता है, तो लैंडलॉक्ड है, तो बिहार। इनमें कौन लैंडलॉक्ड है? तो बिहार। अब आइए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है 22 दिसंबर को, 21 जून को, 3 जनवरी को, 22 सितंबर को। तो सबसे न्यूनतम दूरी रहती है 3 जनवरी को। सबसे न्यूनतम दूरी रहती है 3 जनवरी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को, और सबसे अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। सबसे अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, सबसे न्यूनतम 3 जनवरी को, और सबसे अधिकतम जो होगा वो 4 जुलाई को। तो न्यूनतम जो होगा उसको पेरिहिलियन कहते हैं, और जो अधिकतम दूरी होता है उसको एपीहिलियन कहते हैं। न्यूनतम को क्या कहते हैं? पेरिहिलियन। न्यूनतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच के न्यूनतम दूरी को पेरिहिलियन कहते हैं, और अधिकतम दूरी की स्थिति को एपीहिलियन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। और आइए 53 नंबर क्वेश्चन। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के पूर्वी भाग में अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है, एकदम सही है। यहाँ पर अरावली, और अरावली ये उत्तर पश्चिम में जो अरावली पर्वत है, जो सबसे पुरानी पर्वत है, ये मानसून का ये जो इसके पैरेलल होता है, यानी मानसून को इधर जाने नहीं जाता है। इसीलिए हमारा थर्ड डेजर्ट बनने का एक कारण अरावली की पोजीशन और अरावली की उपस्थिति है। और ये जो हमारा थर्ड डेजर्ट है वो अरावली के वृष्टि छाया में बनता है। वृष्टि छाया यानी इसके छाया में पड़ जाता है, इसके कारण इधर मानसून का नहीं जाना होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन देखना है। हाँ, 53 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे थे, इसको फिर से पढ़ेंगे। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के पूर्वी भाग में अपेक्षा कम वर्षा होती है। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब, ये भी सही है, ये भी सही है। और एक तरह से ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसका कारण भी दे रहा है, नॉट एक्सप्लेनेशन, इसका रीजन बनता है। इसलिए ए जो है, दोनों ए और आर सत्य है, और आर ए का सही कारण है, तो इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। हमने क्या बताया? अरावली के वृष्टि छाया में हमारा रेगिस्तान थर्ड डेजर्ट बनता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? प्राणियों के खतरे में पड़ी प्रजातियों का करना, चीतों और मगरमच्छों का संरक्षण, पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाना, पूरी तरह के बायोडाइवर्सिटी, हर तरह के लाइफ को बचाना इसका उद्देश्य होता है, न कि किसी खास के लिए। इसलिए कुल जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना, इसलिए सी इसका आंसर होगा। और देखिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन है, फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। फसल का रोटेशन करा के फसल लगाना क्यों जरूरी है? विभिन्न प्रकार के फसल पाने के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रोटीन की। देखिए उद्देश्य और भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि रोटेशन में हम फसल क्यों लगाएंगे, तो उसका मुख्य है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। क्योंकि अलग अलग फसल का जो रिक्वायरमेंट होता है, सॉइल से जो लेते हैं वो अलग अलग होता है, और फिर फसलों के लगने के कारण कुछ न्यूट्रिएंट्स उसके बढ़ते भी हैं। तो अलग अलग फसलों को लगाना, रोटेशन में फसलों को लगाना जमीन की यानी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो उसका उद्देश्य मुख्य रूप से होता है जमीन को उपजाऊ बनाना। तो बी, 55 का आंसर हमारा बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन आपका साइंस का है। 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो इसको खैर ये बना लीजिए, और ऐसे आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा को वन को ए मानिए, इसको बी मानिए, और उस पर तोड़ करके बनाइए। अब आइए हम लोग आएंगे जीएस का क्वेश्चन देखेंगे 57। ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। और 58 ये हम लोग को मिलाना है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए कुटों के उत्तर चयन कीजिए, यानी कौन पहले कौन बाद में, इसके हिसाब से। गांधी, माओ त्से तुंग, लेनिन, मार्क्स। तो इन सब का जीवन काल लिख लीजिए। तो मार्क्स का जीवन काल, मार्क्स का जो जीवन काल है
गांधी का, तो गांधी जी का ही पहले लिखे 1869 से 1948। गांधी जी का 1869 से 1948, चलिए ठीक है। अब है लेनिन। तो लेनिन का जीवन काल क्या हुआ? लेनिन का जीवन काल, ये रूसी क्रांति के प्रणेता लेनिन का जो जीवन है वो 1870 से 1924, 1870 से 1924। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, इतना याद रखना। और फिर माओ त्से तुंग जो चाइना के, और इनका जो जीवन काल है माओ त्से तुंग का, वो 1893 से 1976, 1893 से 1976, ये माओ त्से तुंग का। और फिर है मार्क्स का। तो मार्क्स का जो जीवन है वो 1818 से 1833। मार्क्स का जीवन है 1818 से 1818 से 1833 नहीं, 1883। तो इस हिसाब से 1818 सबसे पहले तो मार्क्स का ही अगर जन्म के हिसाब से कहा जाए तो सबसे पहले मार्क्स हो गए 4, तो 4 से 2 शुरू है। उसके बाद अगर कहा जाए तो गांधी जी का जीवन शुरू होता है 1869 से, तो 1 सही है। इसके बाद लेनिन का जीवन शुरू होता है 1870 से, सही है। और माओ त्से तुंग का जीवन शुरू होता है 1893 से। तो इस हिसाब से कालक्रम अगर बैठाइएगा, ये सामान्य क्वेश्चन नहीं है, इतना पूरा लाइफ स्पैन याद रखना, लेकिन आप कोशिश कीजिए। अच्छा चीज़ मिला आपको, ये बी। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। और हमने लाइफ स्पैन लिख दिया। ये गांधी जी का तो आप जानते ही हैं, ये माओ त्से तुंग चाइना वाले जो हैं, ये लेनिन का है रूसी क्रांति वाले, ये मार्क्स का हो गया। तो इनका जीवन काल के हिसाब से जो हम लोग काल क्रम इसको बैठा है, तो ये बी ऑप्शन बन रहा है। तो गांधी जी अपने इंडिया के, माओ त्से तुंग चाइना के, लेनिन रसिया के, मार्क्स हो गए जर्मनी के समाजशास्त्री। और इस हिसाब से अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? डल झील, चिल्का झील, जयसमंद झील, क्या है? कुछ झील जो बाद में बनाया गया है, मानव निर्मित है, जो आर्टिफिशियल झील है, वो कौन है? ये हम लोग को चुनना है। तो ये राजस्थान में एक है कृत्रिम झील, जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है ये कृत्रिम झील है, ये राजस्थान में राजस्थान में स्थित जयसमंद झील जो है वो कृत्रिम झील है। डल झील आपका जो है वो जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह से चिल्का झील उड़ीसा में है। फिर आपका एक झील है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल जो है ये आपका उत्तराखंड में है। ये ताल उत्तराखंड, याद रहेगा, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए। और ऐसे आप जानते भी है, ये जयसमंद झील जो है वो कृत्रिम झील है। तो आंसर आपका सी हो रहा है। अब आइएगा 60 नंबर क्वेश्चन। तो इसका गुणोत्तर माध्य लेना है। तो ये तो आपका ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करते हैं, आगे निकलते हैं। ऐसे इसमें कुछ है नहीं। अगर आप बनाना चाहते हैं 98/81, और फिर आपको इसमें लेना है तो बीच में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वो आपको इसे इसका गुणोत्तर में एक्स हो जाएगा बराबर एक्स। फिर इसको कर लीजिए 225/32। तो यहाँ कीजिएगा तो ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और ये दोनों का गुणा करके फिर उसका आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा। तो 60 के बाद, चूंकि हम लोग जीएस वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नांकित श्रेणी को पूरा कीजिए। तो ये आपका रीजनिंग का हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। संविधान में भारत की व्याख्या है संयुक्त राज्यों के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में। तो आप, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, राज्यों के संघ के रूप में, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसको क्या बोलेंगे?
यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो राज्यों के संघ के रूप में। कहीं भी यूनियन ऑफ स्टेट्स के अलावा इंग्लिश पे इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आए तो इंग्लिश वर्जन इसका देखिएगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स, कहीं भी एसोसिएशन हो जाए, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हो जाए, वो सब नहीं करना है। तो भारत को क्या कहा गया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में ही कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बी हो गया आंसर। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है संघात्मक व्यवस्था का, राष्ट्रपति शासन का, समाजवादी सरकार का, सर्वाधिकारी सरकार का। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, ये संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का यानी पावर को, यानी केंद्र और राज्य के बीच पावर बांटना, संघात्मक व्यवस्था का ये मुख्य लक्षण होगा। अब ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन रहता है, तो हम आगे निकलते हैं। ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है। प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 संबंधित है। 1951 जो पहला संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची की ये विशेषता रखी गई कि संसद अगर इसमें नियम बना के कोई भी चीज़ 9वीं अनुसूची में रख देता है तो वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, न्यायालय उस में वो नहीं उठाया जा सकता, न्यायालय को उस पर उसे देखने का, उससे संबंधित मामला देखने का न्यायालय का अधिकार नहीं होगा। तो ये चीज़, और उसमें पहले क्या किया गया, भूमि संबंधित कानून को रखा गया। यहाँ क्वेश्चन क्या है, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 संबंधित है देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से कृषि भूमि सुधार ही होगा, यानी 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को रखा गया, और दूसरे राज्य भी अपने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को वहाँ दे करके और संसद से उसको 9वीं अनुसूची में डलवाया। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्येक, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपभोग करते हैं, राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, राज्य का प्रमुख। हाँ ठीक है, देखिए रिपब्लिक होने के लिए जो शर्त है, उसका अपना संविधान हो, वो संप्रभु हो, वहाँ डेमोक्रेसी हो, और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि वहाँ का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट बी इलेक्टेड, वो निर्वाचित हो। तो राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए ये गणतंत्र है, इसलिए ये गणतंत्र है। तो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में ब्रिटेन अभी भी गणतंत्र नहीं है, क्योंकि उसका राज्य प्रमुख जो है वो निर्वाचित नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? ये डायरेक्टिव राज्य के नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल 46 में, ये आप देखिएगा आर्टिकल 46, ये आर्टिकल 46 है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारा आर्टिकल 36 से 51, और ये क्या है, राज्य का नीति निदेशक क्या है, तो संविधान राज्य से, शासन से लोक के हित के लिए कुछ अपेक्षाएं करती है, और उन अपेक्षाओं में ही ये अपेक्षा आर्टिकल 46 के तहत ये होता है कि दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी व्यवस्था सरकार करे। ये आपका ये एक्सपेक्टेशंस है, तो किसके द्वारा, संविधान द्वारा, किससे, तो शासन से, राज्य से। तो ये 46वां आर्टिकल में है। और इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 72, काम करने का अधिकार को राज्य के नीति, फिर वहीं से आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही है कि काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए आजकल ये डायरेक्टिव, पहले फंडामेंटल राइट का एक एक आर्टिकल हम लोग बोलते थे रटो, लेकिन अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, और इम्पॉर्टेंट है, यानी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हर आर्टिकल पर नज़र रखना होगा कि किस आर्टिकल से क्या अपेक्षा किया गया है। यहाँ पर है
काम करने का अधिकार, यानी लोगों को काम मिले, ये एक्सपेक्टेशन है, ये कोई यानी संविधान ये राज्य से कहता है कि लोगों को काम करने का अपॉर्चुनिटी दो, तो ये आर्टिकल 41, ये आर्टिकल 41 होगा। और इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। भारतीय संविधान की संविधान पद्धति को अनुसरण करता है यूके का, स्विट्जरलैंड का, दक्षिण। तो संविधान पद्धति का, तो भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान द्वारा क्या रखा गया है, तो हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। तो संसदीय शासन व्यवस्था का हम लेते हैं तो ज़्यादा हम किसका फॉलो करते हैं, तो यूके का, इसलिए बी होगा। अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 74। संविधान सभा का सृजन किया गया था शिमला समझौता से, कैबिनेट में संविधान सभा का सृजन किसके रिकमेंडेशन से हुआ था, इसी के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा ही गया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हो, ये बताना है। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75। हमारे संविधान की उद्देशिका में इसमें से क्या नहीं है। हमारे संविधान की उद्देशिका में सामाजिक स्थिति की समानता, वयस्क मताधिकार, भाईचारा, न्याय, कहीं ना कहीं ये तो है ना। वयस्क मताधिकार की चर्चा थोड़ी कहीं संविधान के प्रियम्बल में है, प्रियम्बल में कहीं वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, इसलिए ये बी आंसर होगा। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन उद्देशिका में नहीं है, तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख उद्देशिका में नहीं है। संविधान का वह अंश जो उसके निर्माताओं के उद्देश्य एवं आदर्श को प्रतिबिंबित करता है, तो उद्देशिका प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, भारतीय संविधान के आरंभ में संविधान का एक परिचय है, जिसको संविधान का प्रस्तावना कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। और वो बहुत हद तक जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे उसके तरह है, उससे सिमिलैरिटी रखता है, उससे बहुत समानता रखता है, इसलिए उसको उद्देशिका भी बोला गया। और ये प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल भारतीय संविधान के उद्देश्य, भारतीय संविधान की प्रकृति और भारतीय संविधान के आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए इसको संविधान का दर्पण भी कहा गया है। तो कौन उद्देशिका, प्रियम्बल। प्रियम्बल किसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ नहीं है, प्रियम्बल किसी भाग में नहीं है। संविधान के आरंभ में संविधान का संक्षिप्त परिचय है, तो समराइज इंट्रोडक्शन है संविधान का, उसको प्रियम्बल कहते हैं। तो यहाँ पर संविधान का अंश, वह अंश जो उसके निर्माताओं के उद्देश्य एवं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है, तो इसमें आंसर आपका प्रियम्बल होगा, यानी उद्देशिका। अब निम्नांकित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसमें अब देखिए, अभी हमने बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ तक कि मौलिक कर्तव्य भी जो आपका है, सभी मौलिक कर्तव्यों को भी, 11 मौलिक कर्तव्यों को एक एक क्या मौलिक कर्तव्य के रूप में कहा गया है, क्या नीति निर्देशक के रूप में कहा गया है, ये अब ध्यान से देखिएगा तभी क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आजकल पूछ देता है ये मौलिक कर्तव्य का चीज़ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चीज़ है। निम्नांकित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। पोषण के स्तर को उठाना, कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को उन्नत करना, मनोवैज्ञानिक मनोदशा को बनाए रखना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। तो इसमें देखिए ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य के द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक से ये एक्सपेक्टेशन रखता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर नहीं आता, इसलिए यहाँ आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो कानूनी सलाहकार उसका महाधिवक्ता होता है, जिसको एडवोकेट जनरल कहेंगे। इसका आर्टिकल जो है आर्टिकल 165 में है। और केंद्र सरकार का जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, जो आर्टिकल 76 में है। और महालेखा परीक्षक और नियंत्रक ये कैग होता है इसके बारे में। तो जो पूरे देश का जो भी सार्वजनिक धन है उसका कैसे खर्च हो रहा है, इसका लेखा जोखा और इसका ऑडिट करने वाला सबसे बड़ा जो बॉडी होता है, सबसे बड़ी जो संवैधानिक पद है वो है महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक होता है, नियंत्रक अभिकर्ता नहीं लगता है इसमें, तो महाधिवक्ता।
अब आइए, निम्न में से कौन विशेष बल वित्तीय कौन विशेष बिल वित्तीय बिल है या नहीं। तो कोई बिल वित्तीय बिल धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष हो, वहाँ पर संसद में लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष को मनी बिल को सर्टिफाई करने का अधिकार है। कोई बिल मनी बिल के कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, ये वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष और यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष। भारत का योजना आयोग क्या है, एक वैधानिक संस्था है, एक सलाहकारी बोर्ड है, एक संवैधानिक संस्था है। तो इसमें से जो होगा ये सलाहकारी बोर्ड ही कहिएगा, क्योंकि ये ना तो विधान से बना है और ना ही संविधान में इसका उल्लेख है। ये गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए सलाहकारी संस्था के रूप में इसको कहेंगे। और ये क्या है, तो गैर संवैधानिक, असंवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक संस्था है। तो बी इसका आंसर होगा। और अब हम लोग आएंगे 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, प्लानिंग का, औद्योगिक, आत्मनिर्भरता। तो जनसंख्या वृद्धि तो खैर कभी भी हमारे प्लानिंग का उद्देश्य नहीं न है। हमारे प्लान में कभी भी जनसंख्या में वृद्धि हो ऐसा कभी भी उद्देश्य रखा गया है क्या, नहीं। तो ये होगा। अब आइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मानव विकास रिपोर्ट बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी है। जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल को मापा जाता है। प्रौढ़ साक्षरता दर के द्वारा ज्ञान मापा, जीवन स्तर की माप क्रय शक्ति क्षमता के समायोजित अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के रूप में किया जाता है। इसमें हम लोग को ये देखना है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए कि कौन सा हमारा सही होगा। जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु द्वारा आयु काल को मापा जाता है। जन्म से जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता दर के द्वारा ज्ञान को मापा जाता है, ऐसा नहीं है। जीवन स्तर की माप क्रय शक्ति के द्वारा समायोजित अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा आयु के द्वारा क्या है, जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल मापा जाता है। जीवन अच्छा थोड़ा सा यहाँ सेंटेंस, जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल मापा जाता है। प्रौढ़ साक्षरता के द्वारा ज्ञान, जीवन स्तर। मानव विकास रिपोर्ट बैंक के द्वारा एक आधिकारिक, अरे बैंक के द्वारा, तो ये तो गलत होगा। इसमें सुनना है कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो ये कहीं भी मानव विकास रिपोर्ट किसी बैंक के द्वारा जारी होता है क्या, इसलिए ये सही नहीं है। और अब आइएगा, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है। आबिद हुसैन लघु उद्योग से, बैंक सुधार से, राष्ट्रीय आयोग से या कर सुधार से। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है। आबिद हुसैन समिति ये लघु उद्योग सुधार से है, लघु उद्योग सुधार से है। और बैंक सेवा सुधार से संबंधित एक जो सबसे बड़ी समिति थी वो गोईपोरिया समिति है। और कर सुधार से संबंधित चेलैया समिति है। तो कर सुधार से संबंधित चेलैया समिति, ये आपके आंसर में भी दिया हुआ है, चेलैया समिति। और ये गोईपारिया समिति और लघु उद्योग सुधार से संबंधित हो गया आबिद हुसैन समिति। तो इस तरह के अलग अलग उद्देश्य के लिए जो समितियां बनाई गई हैं उसका एक लिस्ट आप बना लो और उसको याद रखो। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये पिछले बार भी हम कभी बताए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी है वो कहाँ पर है, मसूरी में है। ये मसूरी में है जहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले का ट्रेनिंग होता है। और उसी तरह से पुलिस ट्रेनिंग के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी है, वो है हैदराबाद में। भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस साल से हुआ, ऐसा क्वेश्चन है। पहले इसको हम इरेज करेंगे। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब से हुआ, तो देखिए ये 1872 से ही हो गया था, जब बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था
ख़त्म कर दिया गया, द्वैत शासन व्यवस्था ख़त्म कर दिया गया और अंग्रेज अपने हाथों में बंगाल का शासन ले लिए। तो उस लैंड रेवेन्यू के लिए कलेक्टर पद का सृजन उन्होंने किया था। तो इसका आंसर जो होगा वो 1872 ही हो जाएगा। यानी बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था कब से कब, तो 1765 से 1772। और 1772 में जब बंगाल में अंग्रेजों ने द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया, यानी पूरी तरह से शासन अपने हाथ में लिया, तो लैंड रेवेन्यू के लिए उन्होंने एक पद दिया जिसको कलेक्टर पद कहा गया। तो कलेक्टर पद की शुरुआत 1872 से ही मानी जाएगी। और फिर आपका है क्वेश्चन, मुर्रा जाफरवादी तथा मोहसाणा किस जानवर की प्रजाति है? ये खास करके याद रहता है मोहसाणा, तो ये भैंस की प्रजाति है। इसी तरह कुछ प्रजातियां गाय की भी हैं, बकरी की भी हैं, तो खासकर गाय बकरी की प्रजाति याद रखना है। और ये मुर्रा जाफरवादी तथा मेहसाणा किस जानवर की प्रजाति है? तो ये भैंस की प्रजाति है। और फिर देखेंगे ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से ली गई है? ये इजराइल से ली गई है। तो पानी का कम से कम, पानी का ज़्यादा यूज हो इरिगेशन में, पानी की बर्बादी नहीं हो, इसलिए उसको ड्रिप सिंचाई, और ड्रिप सिंचाई से सीधे पानी पौधे तक पहुंचता है, इधर उधर पानी की बर्बादी नहीं होती है। और इस तकनीकी का ईजाद करने वाला जो देश हुआ वो इजराइल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका क्वेश्चन है 5 जून, 7 जुलाई, 12 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और इसके साथ ही आप आएंगे 5 जून तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत की पहली स्वदेश में निर्मित मिसाइल है? आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि। कौन भारत की पहली स्वदेश मिसाइल है? भारत में बनने वाली पहली मिसाइल कौन है? पृथ्वी। तो बी आंसर इसका होगा, 89 का आंसर बी। और सबसे बड़ा पक्षी जो अभी भी उपलब्ध है वो शुतुरमुर्ग है, जो खास करके अफ्रीका महादेश में मिलता है। ये शुतुरमुर्ग अफ्रीका में सबसे बड़ा पक्षी जो है, अभी उपलब्ध जो पक्षी है उसमें सबसे बड़ा कौन है? शुतुरमुर्ग, और ये खास करके अफ्रीका महादेश में। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आ रहा है ये सब रीजनिंग मैथ का है, ये सब रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है। तो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस सेट का ख़त्म होता है। अब अगले सेट के साथ फिर हम लोग, यानी सेट जो अगला सेट हमारा होगा टेस्ट सीरीज़ का, उस सेट के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।